दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आज तक से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों का पैसा मारकर दीवारों में चुनवा दिया। योगी आदित्यनाथ से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। योगी जी जन विश्वास यात्रा लेके निकल पड़े हैं। देख सकते हैं गाजियाबाद में पूरा हजूम है। उनकी इस यात्रा में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। योगी जी, कितने कॉन्फिडेंट है आप रथ यात्रा लेकर जन विश्वास यात्रा पाने के लिए या चेक करने के लिए? देखिए, 5 वर्ष में कार्य किया, 7.5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जो कार्य किया है वह अभूतपूर्व अभिनंदनीय है। और जनता जनार्दन के इसी आशीर्वाद को लेने के लिए कि हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार का लाभ प्रदेश को और देश को प्राप्त हुआ है। इसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा आज फिर से पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद इसको प्राप्त हो रहा है। कितने कॉन्फिडेंट है आप इस बार चुनाव में? 100% कॉन्फिडेंट है हम लोग। भारतीय जनता पार्टी 325 का लक्ष्य प्राप्त करेगी। अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें लेके जाऊंगा और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। इसीलिए तो कैसी योग्य सरकार उनको चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूट करके गरीब का अन्न हो, गरीब का आवास हो, गरीब के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को कैसे डकैती डाली होगी। इनके घरों की दीवारों से बरामद हो रहे सैकड़ों करोड़ रुपए इस बात के प्रमाण हैं और जनता जनार्दन इन चीजों को भूलेगी नहीं। इन भ्रष्ट कारनामों वाले सरकारों को पूरी तरह बेनकाब करेगी। योगी जी, इस बार चुनाव में मुद्दा लाल टोपी, जिन्ना या विकास, क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद ली थी और उसको पूरा भी की है। जो कहा सो करके दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उपलब्धियों के आधार पर जनता का आशीर्वाद फिर से ले। मोदी जी के नाम पर या योगी जी के काम पर? देखिए, मोदी जी हम लोगों के नेता हैं। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है। अजय टेनी का मामला विपक्ष उठा रहा है, लगातार पार्लियामेंट चलने नहीं दी, इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए फिर से हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करता है। हम लोगों ने लखीमपुर की घटना में जो भी न्याय संगत कार्रवाई करनी थी वो की है। माननीय उच्चतम न्यायालय इसकी स्वयं निगरानी कर रहा है। इसलिए एक अनावश्यक मुद्दे को तूल देने का कार्य कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो इस प्रकार के अनावश्यक बातों को उठाने। योगी जी, इनकम टैक्स के मामले को लेकर भी अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टियों की साइकिल तेज दौड़ पड़ी है, इसीलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है और इनकम टैक्स से छापे डाले जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पर हर व्यक्ति जानता है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, ये बीजेपी ने नहीं, 7.5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार में दायर हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से इनके कारनामे पहले से भ्रष्ट रहे हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामलों का इसीलिए उस समय मामला चल रहा था और वही मामले आगे बढ़ रहे होंगे। उसमें कोई क्या कर। कानपुर में जो पैसे मिले हैं 150 करोड़ के करीब, किसके पैसे? तो इसीलिए कह रहे हैं ना, जनता जान रही है किसके पैसे। योगी जी, एक सवाल ये है, बड़ा एक फोटो वायरल हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका, आखिर प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं और नेता भी हैं। प्रदेश और देश के बारे में उनकी जो स्पष्ट सोच है, उस सोच को कैसे इम्प्लीमेंट किया है और कैसे आगे करना है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा। एक आखिरी सवाल, योगी जी, जो छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश ने इस बार सरकार बनाई और उसके चाचा भी साथ आ गए, कैसा रहेगा ये गठबंधन, किस ढंग से? ये लोग 2017 में भी साथी थे, अलग कोई नहीं था। 2019 में महागठबंधन बना था, जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह धूल चटाया है। 2022 के परिणाम आने दीजिए, आप देखेंगे सभी लोग चारों खाने चित्त होंगे। आखिरी सवाल, किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, आप लोगों ने सारी मांगे पूरी कर दी हैं, क्या फायदा होगा आपको किसानों के आंदोलन खत्म होने? देखिए, किसानों का आशीर्वाद पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये थे योगी आदित्यनाथ, कैमरामैन रवि के साथ, गाजियाबाद आज तक।
और अब आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सावधान हो जाइए, जिसके बढ़ते केसेस ने हमारे देश में चिंता बढ़ा दी है। एक ही दिन में ओमिक्रॉन के मामलों में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कल यानी कि शुक्रवार को देश भर में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या थी 358, जो आज बढ़कर 417 से अब 444 हो चुकी है। देश के 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन मामलों में टॉप पर चल रहे महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा खतरा दिल्ली और उसके बाद गुजरात में है। अब तक दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79, गुजरात में 83 केस हैं। आज सबसे ज़्यादा 21 केस राजस्थान में दर्ज किए गए, जहां अब कुल मामले 43 हो चुके हैं। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 30 से ज्यादा केसेस इस समय हैं। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक और केस मिलने के बाद अब कुल मामले यहां पर बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के कारण क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी ब्रेक लग गया है। राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर वापस लौट आया है। 5 राज्यों में इस समय नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से नाइट कर्फ्यू अभी तक चल रहा है। केसेस कम होने के बाद कुछ छूट अवश्य दी गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। नाइट कर्फ्यू के अलावा भी राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने से रोकने के लिए कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन अगर लोग, आप और हम ओमिक्रॉन के खतरे से बचना नहीं चाहते, या अगर हमें बचना है, तो आपको और हमें खुद को सावधानी बरतनी होगी, जिसकी अभी कितनी कमी है ये बाजारों में भीड़ को देखकर आराम से, आसानी से समझा जा सकता है। हमने आपको दिल्ली के सरोजनी मार्केट का कल हाल दिखाया था। वहां अब प्रशासन कोरोना नियमों को लागू करवाने में जुट गया है, जिसके हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है। देखिए कल जहां जबरदस्त भीड़ थी, आज दिल्ली के सरोजनी मार्केट में क्या हाल है। मार्केट में किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, ना ही कोई बोटी होकर जो गल्ली वाला मार्केट में सामान बेचेगा। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट का ये वीडियो जिसने भी देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन पुलिस प्रशासन की आंखें दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद खुली। कोर्ट का आदेश हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सामान जिस किसी का जब्त हो जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट और डीडीएमए के ऑर्डर्स के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पर सरोजनी नगर मार्केट में अपनी रेकी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस चेक कर रही है कि यहाँ पर जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, अनऑथराइज्ड हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ से उठा दिए गए हैं या नहीं। दुकानों से कहा गया है कि ऑड एंड इवन सिस्टम लागू किया जाए। इसका मतलब ये है कि एक दुकान बंद रहेगी, उसकी बगल की एक दुकान खुली रहेगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरोजनी नगर मार्केट में बेतहाशा भीड़ कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही थी। लेकिन अब यहाँ लोगों की भीड़ कम हो रही है और पुलिस प्रशासन के लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो मार्केट में ऑड इवन नियम को लागू करवा रहे हैं और लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह कर रहे हैं। के आसपास केवल दुकानदारी ना करते रहे, एक आध आदमी जो एक्स्ट्रा हो उसको रखे कि भैया वो नजर रखे। अवैध रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें उठाई जा रही हैं। कोर्ट द्वारा दी गई सभी हिदायतों का पालन करना जिम्मेदारी। यहाँ अनऑथराइज्ड जो रेडी पटरी वाले हैं, उसको दिल्ली पुलिस यहाँ से उठा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये डीडीएमए के कानून के तहत यहाँ पर जितने भी लोग अनऑथराइज तरीके से अपना सामान बेच रहे थे सरोजनी नगर में, उनको इस वक्त दिल्ली पुलिस उठा रही है। इस कानून के संज्ञान को देखते हुए यहाँ पर जिसका भी माल जब्त किया जाएगा एनडीएमसी द्वारा, वो वापस नहीं दिया जाएगा। ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स थे। सरोजनी नगर मार्केट में ऑड इवन आधार पर दुकानों को खोलने का आदेश प्रशासन ने दिया है, लेकिन ये सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, यानी ये नियम वीकेंड्स पर ही लागू रहेंगे। मंडे से नए ऑर्डर क्या होंगे, इसको लेकर अभी तक अधिकारियों के पास कोई साफ निर्देश नहीं है। मैडम, इस मार्केट में देखा गया है जो ट्रेंड है, सैटरडे, संडे और हॉलीडेज में ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ जो शॉपिंग के लिए क्राउड आता है, ये 2 दिनों में ज़्यादा होता है। इसे देखते हुए ही डीडीएमए ने अभी जो ऑर्डर पास किया है, उसमें 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। तो अभी ऑड इवन वाला हम केवल डीडीएमए गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 2 दिन ही लागू करेंगे। उसके बाद जैसी डायरेक्शंस हमें मिलेंगी, हम उस तरीके से काम करेंगे। रूटीन वाले दिनों के लिए जो अनऑथराइज वेंडर्स हैं, अनऑथराइज एनक्रोचमेंट है, हम उसे हटाएंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे, जिससे पैसेज क्लियर रहे,
लोगों का मूवमेंट ठीक से रहेगा और इस तरह की जो हो रही थी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की टाइप की सिचुएशन उसको अवॉइड किया जा सके। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट जिस भीड़ की वजह से लाइमलाइट में आई थी, वो भीड़ अब बेहद कम रह गई है। लेकिन जिस तरह से अचानक दुकानों को बंद करवाया गया और लोगों को मार्केट में आने से रोका गया, उसको लेकर दुकानदारों की अपनी चिंताएं भी हैं और प्रशासन से नाराजगी भी। कब पता चला आपको ये सारे कानून यहाँ लागू होने वाले हैं? मैम, हमें रात को 12 बजे मीडिया के थ्रू पता चला कि एसडीएम साहब ने जो है सरोजनी नगर मार्केट को ऑड इवन कर दियागा। ये फैसला बिल्कुल एक तरफा है। अगर यहाँ से अवैध रेडी पटरी हटती हैगी और ये बॉडी हॉकर हटते तो अपने आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती हैगी, पर आज देख रहे हैं तो बिल्कुल ही मामला उल्टा पड़ा। सुबह यहाँ के ये चीज़ पता चली, हमने ऑर्डर पड़े। अब क्योंकि कोरोना का मैटर हैगा मैम, ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऑड इवन करके सरोजनी नगर मार्केट को इससे बचाया जा सकता है या जो पीछे जो वीडियो वायरल हुआ था उसको रोका जाता है तो हमें मंजूर हैगा। ओमिक्रॉन केस के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यहाँ 75 से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में कई ऐसी अनगिनत मार्केट्स हैं जहाँ की भीड़ पर सिस्टम की नजर पड़ना बाकी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मार्केट्स में कोरोना नियमों का पालन हो ये बहुत ज़रूरी है। क्रिसमस न्यू ईयर पर पार्टियों पर प्रतिबंध हो ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया ये भी कारगर कदम है। शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित कर दी गई है ये भी ठीक है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि कोरोना के सारे नियम सिर्फ आम लोगों पर ही क्यों लागू होते हैं, सिर्फ दुकानें ही क्यों बंद करवाई जा रही हैं, नेतागिरी की दुकानों के शटर क्यों नहीं गिराए जा रहे, क्या हजारों की भीड़ वाले बाजारों में ही कोरोना फैलने का खतरा है, लाखों की भीड़ वाली चुनावी रैलियों में नहीं कोरोना फैलता है, क्या कोरोना सिर्फ शादियों, न्यू ईयर पार्टियों, बाजारों पर ही अटैक करता है, चुनावी रैलियों, रोड शो पर कोरोना कोई अटैक नहीं करता। और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये पूछ चुका है कि ओमिक्रॉन का इतना खतरा है तो कुछ समय के लिए चुनाव टाल क्यों नहीं देती सरकार। क्या जनता की जान से ज्यादा जरूरी हैं चुनावी रैलियां? इस सवाल का जवाब क्या हमारे देश के महानुभाव देंगे? इस वक्त हम जनपद के मार्केट में हैं जो कनॉट प्लेस के पास है। वहां पे आपको दुकानों के ठीक ऊपर नो मास्क नो एंट्री, बिना मास्क खरीदारी नहीं जैसे बैनर्स पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मार्केट में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है जो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहन के ही शॉपिंग करे, यानी कि पूरी एहतियात जो है उसको बरतने के लिए लगातार सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो खरीदार आ रहे हैं जनपद मार्केट में उनको कह रहे हैं, साथ ही साथ कोविड-19 नॉर्म्स को फॉलो कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोग अब ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क हो रहे हैं। बाजारों में अभी भी भीड़ है लेकिन पहले से कम, और अब लोगों के चेहरों पर मास्क भी है। तो मैम, आप लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, आज ओमिक्रॉन का खतरा है इसके बावजूद घूम रहे हैं मार्केट्स में? ये मास्क लगा के घूम रहे हैं जी, लेकिन भीड़ भाड़ तो हो ही रही है ना, जैसे यहाँ तो पे फिर है। अब ऐसा है कभी कभार तो मार्केटिंग करनी होगी ना जी।
आज छुट्टी थी तो सोचा कि यहाँ पे घूम लें, लेकिन क्राउड बहुत है तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, हम भी जाएंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा दिख रहा है, तीसरी लहर का खतरा? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्राउड ज़्यादा है इसलिए हम भी निकलेंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। क्राउड काफी दिख रहा है यहाँ पर, इसी वजह से हम एहसन वगैरह और अवॉइड कर दिया था हमने, तो निकल ही रहे हैं। आज छुट्टी थी तो हम आज ऑफ था तो हमने सोचा चलो घूमने, लेकिन यहाँ काफी क्राउड है। लेकिन मन में एक सवाल भी, क्या कोरोना नियमों का पालन करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता के कंधों पर? क्या नेताओं को कोरोना नियमों से छूट है, जो मास्क लगाकर कोरोना पर ज्ञान बांटते हैं और मास्क हटाकर रैलियां करते हैं? ये देश की जनता जानना चाहती है। तो ये जो क्राउड हो रहे हैं इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे रैली में काफ़ी सारे भीड़ लगते हैं तो यहाँ भी काफ़ी सारे भीड़ है। रैली में जब 200 लोग अनिवार्य रखे हैं, जैसे शादियों में या फिर कहीं भी, या मूवीज़ भी बंद हो रही हैं, अब सिनेमा हॉल भी बंद हो रहे हैं, तो जहाँ पे 200 लोग क्राउड शादियों में रख रहे हैं, यहाँ पे भी रैली में भी बोले कि हाँ भाई 200 लोग, 250 लोग, 500 लोग रहना चाहिए, तो रैलियों में तुम भर रहे हो। विरोधाभास देखिए कि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन बाजारों में जनता को कोरोना नियमों की घुट्टी पिला रहा है और उन्हें कानून याद दिला रहा है, तो दूसरी तरफ वही पुलिस प्रशासन चुनावी राज्यों में चल रही रैलियों में लाखों लोगों का क्राउड मैनेजमेंट कर रहा है, रैली स्थल पर पहुंचने के लिए साधन उपलब्ध करवा रहा है। कोर्ट का आदेश हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, सामान जिस किसी का जब्त हो जाएगा और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। आज जिस तरह दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में पुलिस प्रशासन ने जो सक्रियता अवैध रेहड़ी पटरी वालों का सामान उठाने में दिखाई, क्या वैसी सक्रियता किसी रैली में आई टेंट कुर्सियों को उठाने में दिख सकती है? अगर नहीं दिख सकती तो फिर ये सवाल उठेगा ही कि क्या जनता और नेताओं के लिए अलग अलग नियम है? इस तरीके से अभी ये चल रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं यूपी में, हरियाणा में। नाइट कर्फ्यू तो उन्होंने लगा दिया, पर रात को कौन निकलता घूमने के लिए? रात को तो कोई नहीं निकलता घूमने के लिए। सबसे पहला काम इनको जो करना चाहिए वो रैलियाँ बंद करनी चाहिए। जब मार्केट में भीड़ भड़का है इसको कम करना चाहिए, जितने बंदे जरूरत है उतने बंदे निकले, ज़्यादा लोग घर से बाहर ना निकले। सबसे पहले इनको यही चीज़ें करनी चाहिए, रैलियाँ बंद करें। जो इलेक्शन वगैरह है उनको आप आगे के लिए डाल दो, क्योंकि अभी बीमारी कम है। अगर अभी कंट्रोल कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वही घर बैठना पड़ेगा, लॉकडाउन लगेगा। जनता भूली नहीं कि कैसे जब मार्च और अप्रैल में देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा था, तब राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे और सिस्टम कोरोना के बजाय चुनावी व्यवस्था संभाल रहा था। अब जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, तब राजनीतिक दलों के दिमाग में एक बार फिर चुनावी घंटियां बज रही हैं। लोग डरे भी हुए हैं और गुस्से से भरे भी। ओमिक्रॉन देख के ये ऑड इवन लागू किया गया है यहाँ पालिका में, तो आपने पूछा था कि क्या ये इलेक्शंस में भी होना चाहिए, बट ऐसा वहाँ फॉलो नहीं होगा। वहाँ शायद ये रूल लागू ही नहीं होगा। अगर लागू होगा तो उसके बाद ऐसा कोई फॉलो नहीं होगा, क्योंकि पिछले आपने देखा था इलेक्शन हुए थे, उसमें भी कोविड फैले थे, कोविड और तेज़ी से फैले थे, बट उसमें भी उन्होंने कुछ देखा नहीं था, प्रोटोकॉल फॉलो कुछ नहीं हुए थे। ऐसी क्राउड बहुत ज़्यादा थे पिछली बार भी, तो ऐसा भी लगता है आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं, वैसे नॉर्मली होगा जैसे होता रहा है पहले से। लोग ओमिक्रॉन से भले ही डर रहे हों, लेकिन नेताओं की रैलियों से ज्यादा डरे हुए हैं, जिसमें उमड़ने वाली अपार भीड़ से अस्पतालों में कोरोना की भीड़ बढ़ने की आशंका तो एक्सपर्ट्स जता रहे हैं। लेकिन बात तो तब है जब ये बात हमारे देश के नेताओं को समझ में आए, जो फिलहाल असंभव दिखता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आशंका है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन के जितने मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि ओमिक्रॉन का पता लगाने का जरिया है जीनोम सीक्वेंसिंग, और हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा टेस्ट की काफ़ी कम है, और इसीलिए बेहद कम मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग ही संभव हो पा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 2 महीने में ओमिक्रॉन केसों की संख्या हमारे देश में बढ़कर 10 लाख तक भी पहुंच सकती है, और सबसे ज़्यादा खतरा चुनावी राज्यों में है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन से बचने की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो आप पर खुद है। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा खतरा है, आपको बचना है। आगे बढ़ते हैं। लुधियाना अदालत में हुए धमाके में पाकिस्तान का हाथ है। दहशत के इस खेल में ड्रग माफिया, खालिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तान शामिल है। शुरुआती जांच के बाद यह खुलासा हो चुका है। यह धमाका 23 तारीख को लुधियाना कोर्ट में 12:22 पर हुआ था। एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस मामले में जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम गगनदीप है।
शुरुआत में यह समझा गया कि गगनदीप धमाके का पीड़ित है, लेकिन अब गगनदीप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। गगनदीप ही बॉम्ब लेकर अदालत पहुंचा था। अब पता चला है कि धमाका ऐसे समय हुआ जब गगन बॉम्ब को असेंबल कर रहा था। इस धमाके में 2 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था। लुधियाना में हुआ धमाका पाकिस्तान के पेरोल पर काम करने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने किया था। खालिस्तानी आतंकियों ने ड्रग माफिया और उनके कारिंदों के जरिए पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश रची। आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने 2 किलो RDX भेजकर पंजाब को लहूलुहान करने का षड्यंत्र रचा है। ये धमाका आतंकी संगठन बब्बर खालसा के आतंकियों की नाकाम कोशिश का नतीजा है। इन्हां दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ये उभर के आया सामने। जिवें जिवें डिटेल्स आएंगे, we will be providing them to you. लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के खेल में 3 खिलाड़ी हैं। पहला है खालिस्तानी गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, दूसरा है पूर्व पुलिस कांस्टेबल गगनदीप सिंह और तीसरा खिलाड़ी है ISI। बब्बर खालसा का आतंकी रिंदा उर्फ हरविंदर सिंह पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। रिंदा पिछले 2 सालों से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के मजे ले रहा है। इस धमाके में रिंदा का मोहरा बना गगनदीप सिंह, जो कि पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुका था और ड्रग के एक मामले में गिरफ्तार होने के बाद बर्खास्त चल रहा था। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में जो मरे हुए व्यक्ति है उसकी जो पहचान है वो कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उसका नाम गगनदीप सिंह है और फिलहाल वो खन्ना का रहने वाला है। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर मौजूद है और जिस तरह से पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका गगनदीप ने ही किया था और उसके बाद से कल रात से ही यहाँ पर जो NIA की टीम और जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार घर की जो छानबीन है वो कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अभी भी जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अंदर जो जांच है वो कर रहे हैं। देर रात भी कल जांच की गई है और खास तौर पर जिस तरह से सूत्र बताया यही जा रहा है कि कुछ जो लैपटॉप है कुछ और सामान है वो यहाँ से ले जाया गया। उसके पंजाब पुलिस के मुताबिक गगनदीप कोर्ट के बाथरूम में बैठकर किसी से निर्देश लेते हुए बॉम्ब को असेंबल कर रहा था और उसी वक्त गलत तारों की वजह से धमाका हो गया। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਜੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੌਂਬ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। He was using the washroom to assemble ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਜੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ he was in touch with other elements of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि गगनदीप का कनेक्शन बब्बर खालसा तक कैसे हुआ और ये टेरर मॉड्यूल का हिस्सा कैसे बना। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि 2019 में गगनदीप को 785 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में वो 2 साल से जेल में बंद था और जमानत पर बाहर था। जेल में उसकी मुलाकात रणजीत चीता नाम के शख्स से हुई थी। रणजीत चीता भी ड्रग्स के केस में जेल में बंद था। रणजीत बब्बर खालसा आतंकी रिंदा का साथी है। रणजीत ने ही गगनदीप को आतंकियों से मिलवाया था। जेल से निकलने के बाद भी गगनदीप रणजीत के साथ संपर्क में था। We have discussed this at length क्योंकि जज साहबान आप ही कह रहे सी दी बार एक्सेप्टेड उते बार तो ही 12 there are 12 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਓਨਲੀ ਅਲੋਨ ਫਰਮ ਦ ਬਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 20 25 ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਰਾਨ ਅਪ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ लागू करना। एक बड़ा सवाल ये कि चुनावों से पहले इस तरह के धमाके के पीछे आतंकियों का मकसद क्या है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस धमाके का मकसद बड़ा नुकसान पहुंचाना था तो हड़ताल का समय क्यों चुना गया। सवाल ये भी कि गगनदीप के पास 2 किलो RDX पहुंचा तो पहुंचा कैसे। हालांकि पुलिस के लिए चुनौती सुरक्षित चुनाव कराए जाने की है। द मेन चैलेंज लाइंग अहेड ऑफ अस, साडे सामने हैगा पंजाब दा चुनाव, दी असेंबली इलैक्शनस। साडे फोर्स दी, पंजाब पुलिस दी पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक फ्री एंड फेयर इलैक्शनस कराए जान, कोई भी भय दा, कोई भी डर दी फीलिंग ना होए। लुधियाना ब्लास्ट की जांच में ड्रग माफिया, खालिस्तान और पाकिस्तान का ऐसा गठजोड़ देखकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। अगर 2 किलो RDX केवल एक जगह हुए धमाके में मिला है तो मामला बेहद गंभीर है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके से सब लोग परेशान हो गए हैं, खासतौर पे पंजाब पुलिस। उनका सीधा कहना है कि इसमें पाकिस्तान का तो हाथ है ही, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत पाकिस्तान बैक्ड खालिस्तानी एलिमेंट्स, ड्रग स्मगलर्स और ऐसे तथ्य साथ आ रहे हैं जो कि क्रिमिनल और गैंगस्टर टाइप के हैं। और इसी वजह से अब चुनौती काफी बढ़ गई है पंजाब पुलिस के लिए कि किस तरह से इस तरह के कार्रवाई को रोकनी चाहिए। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।